हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉब्लम इन प्री पुबर्टल चिल्ड्रेन। सबसे पहले हम इसमें इन्फेक्शन में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन में भी कौन सा, वल्वोवैजिनाइटिस, जो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम देखा गया है पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में, या कह सकते हैं ये मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम है प्री पुबर्टियल फीमेल में, मतलब पुबर्टी के पहले का फीमेल में। अगर इसके क्लासिक सिम्टम की बात करें तो इसमें मेनली क्या हो जाएगा, इंट्रोथियल इरिटेशन होगा, वेजाइना से डिस्चार्ज होगा। ये होता क्यों है, तो पहले टर्म समझिए। वल्वोवैजिनाइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। इसमें मेनली इन्फ्लामेशन होता है वुल्वा में या वेजाइना में। इसके मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि ये नॉन स्पेसिफिक है और ये सेकेंडरी तो है नॉर्मल माइक्रोफाइब्रियल फ्लोरल चेंजेज, मतलब जो चेंजेज होता है ना माइक्रोफ्लोरा का, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसके चेंजेस के कारण ये मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्री पुबर्टल वेजाइना होता है वो होता कैसा है, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलीन, लेकिन पुबर्टी में ये कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये जो चेंजेज होते हैं इसके कारण मेनली देखने को मिलते हैं। सिवियरिटी, इस जो सिम्टम है ना उसका सिवियरिटी चाइल्ड टू चाइल्ड अलग होता है। मेनली जो वल्वोवैजिनाइटिस है बच्चों में प्राइमरी इरिटेशन लाता है वुल्वा में, उसके बाद सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट करता है लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना को। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या देखा गया है कि वुल्वा के एपिथेलियम में क्या होता है, इरिटेशन होता है। और ये मेनली क्यों होता है, तो नॉन रेक्टल फ्लोरा या केमिकल इरिटेशन के कारण, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक वल्वोवैजिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ही होगा। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर पे। तो रिस्क फैक्टर में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्क फैक्टर पुअर हाइजीन, मतलब कोई अच्छे से अपना पेरिनियल एरिया अच्छे से साफ नहीं करता है। ऊपर से फीमेल में मेनली क्या किया जाता है, पहले वेजाइना वाला पार्ट साफ करना चाहिए, उसके बाद पोती वाला साफ करना चाहिए, ताकि जो ये एनस का या रेक्टम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वेजाइना में ना आ जाए। तो इसके अगर अपोजिट करते हैं, जैसे कि पहले रेक्टम साफ कर लिए फिर वेजाइना साफ किए, तो इसके कारण भी क्या होता है, ये डिजीज होता है। इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर बैक इन फ्रंट वाइपिंग। उसके बाद विगरस क्लीनिंग कर रहे हैं, आराम से क्लीनिंग करना चाहिए। उसके बाद पुअर एरिन, सही से हवा पास नहीं हो रहा है गंदगी के कारण। तो ये सब मेनली रिस्क फैक्टर है। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, जिसका लेविया माइनोरा शॉर्ट हो, प्यूबिक हेयर एब्सेंट हो, उसके बाद न्यूट्रल या अल्कलाइन वेजाइनल पीएच हो, और भी क्या है, तो प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ एनस टू वेजाइना। जो अगर पूछेगा ना कि मोस्ट कॉमन बिहेवियर रिस्क फैक्टर क्या है, तो पुअर पेरिनियल हाइजीन। ठीक है, उसके साथ साथ बैक टू फ्रंट वाइपिंग भी हो सकता है। ठीक है, अदर क्रोनिक मेडिकल कंडीशन क्या हो सकता है, तो डायबिटीज मेलिटस, इम्यूनो कंप्रेस्ड स्टेटस, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉयड, ये सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होगा, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में परफ्यूम शॉप यूज करना, ज़्यादा प्रेशर वाला जीन्स ये सब पहनना, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, एयर कम जा पाता है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है ये फिजियोलॉजिकली जो है चाइल्ड वुल्वा, ये जो वेजाइना है वो एक्सपोज होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन से। कहाँ से, तो रेक्टम के थ्रू। ये ज़्यादा देखा जाता है ये किसमें, तो प्री पुबर्टल पीरियड में एज कंपेरिजन टू एडल्ट। ठीक है, अब ये जो वल्वोवैजिनाइटिस है ये स्पेसिफिक पैथोजन के कारण भी होता है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है आफ्टर द डायरिया। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गेनिज्म के कारण भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण भी होता है। इसलिए जो चाइल्ड हैं जिनमें साइन और सिम्टम वल्वोवैजिनाइटिस के देख रहे हैं, उनमें हम पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि कोई एक्सकैरियोशन या लेसरेशन तो नहीं है। अब स्पेसिफिक पैथोजन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा पैथोजन होगा। ग्रुप ए या ग्रुप बी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, शिगेला बॉयदी, निसेरिया गोनेरिया, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, क्लैमीडिया ट्राइकोमैटिस, ये सब मेनली क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं पैथोजन। ठीक है। जनरल में अगर ये जो होता है ना, ये पिन बॉर्न भी इसका अनदर कॉज हो सकता है प्री प्यूबर्टल पीरियड में। अगर पिन बॉर्न हुआ है तो क्लासिकल सिम्टम क्या होगा, तो रात में वुल्वल और पेरिएनल ईचिंग होती है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक वल्वोवैजिनाइटिस मेनली किसके कारण होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो मेनली ऐसे कफ कर लिए, कफिंग हुआ, वैसे हैंड से हम डायरेक्टली क्या वुल्वल एपिथेलियम को टच कर लिए, जिसके कारण ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे, मेनली जो वल्वोवैजिनाइटिस है ये चाइल्ड से चाइल्ड वेरी कर रहा है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा कि वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, जो मेनली नोटेड होगा अंडरवियर में। कलर कैसा होगा, तो वाइट तो नॉर्मल है, लेकिन इसका कलर येलोइश या ग्रीनिश कलर का होगा, और ये कैसा दिखेगा, तो पेस्टी या म्यूकॉइड की तरह दिखेगा। ठीक है। अदर कंप्लेन क्या होंगे, तब वुल्वल पेन, पुराइटिस, ईचिंग होना, उसके बाद वुल्वल पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लड थिंग डिस्चार्ज, ये सब देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज के सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते हैं ग्राम स्टेनिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी या KOH स्मीयर के लिए, ताकि हम डिटरमाइन करें कि कौन सा माइक्रोबायोलॉजी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर था उसको हम सही करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर था उसको पहले सही करेंगे। तो कौन सा था, मेन स्टे इसका इम्प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन था, तो उसको हम सही करेंगे। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर पेरिनियल हाइजीनिक। इसमें मेनली एंटीबायोटिक थेरेपी भी करते हैं। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर है उसको सही करेंगे। पेरेंट्स और केयर टेकर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप फ्रंट टू बैक वाइपिंग कीजिए, स्पेशली आफ्टर डिफेकिनेशन, पोती करने के बाद। उसके बाद अंडर गारमेंट भी पहनिए, तो लूज फिटिंग कॉटन वाला पहनिए। इनिशियल ट्रीटमेंट में ही क्या करें कि उसका ये ट्रीटमेंट करें, शीथ बाथ लें, क्या SITJ शीथ बाथ लें, ये ताकि क्या हो जाए, शीथ बाथ में क्या होता क्या है, तो हम ल्यूक वाटर लेते हैं जिसमें मिक्स किया जाता है पोविडोन और आयोडीन का सॉल्यूशन। एंटीबायोटिक थेरेपी भी किया जाता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, TMP, SMX 10 से 14 दिन के लिए। ठीक है। और उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी स्पेसिफिक पैथोजन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अलग अलग पैथोजन मेनली देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर समझ में ना आए तो उसे रिफ़र कर देना चाहिए। अब आते हैं लेबियल एधेशन। लेबियल एधेशन, इसका दूसरा नाम एधेंसिव वुल्वाइटिस भी है। एधेशन मतलब होता है फ्यूजन, जो वेस्टिब्यूल कवर करता है उसमें क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना। इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण एग्लूटिएशन देखने को मिलेगा लेबिया माइनर में, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो दोनों तो एक दूसरे से फ्यूज कर गया है। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एडहेरेंस या एग्लूटिनेशन। ठीक है। मेनली जब फ्यूजन होता है वो थिन होता है, और कहाँ पर होता है, मिड लाइन में होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ओपनिंग होगा, माइन्यूट ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन वापस बाहर निकलता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो हाइपोस्टेरोजिन, प्रोलॉन्ग डायपर यूज, हिस्ट्री ऑफ डायपर डर्मेटाइटिस, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट वल्वोवैजिनाइटिस, एक्सपोजर ऑफ केमिकल इरिटेंट और क्रोनिक सेक्सुअल एब्यूज। ठीक है। तो इस कंडीशन में मेनली देखा क्या जाता है, ये कंडीशन स्टार्ट होता है 4 मंथ ऑफ एज से बिफोर पुबर्टी डेवलपमेंट, क्योंकि पुबर्टी जब आता है एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है तो ये अपने आप सही हो जाता है। ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स या केयर टेकर नोटिस क्या करेंगे,
वो नोटिस करेंगे कि जो वेजाइनल का ओपनिंग जिसको इंट्राइटल कहते हैं वो एब्सेंट है। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो इंस्पेक्शन ऑफ वुल्वा से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेबियल एडहेशन में मेनली मिड लाइन में क्या हो जाता है? एडहेशन हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लेबिया माइनोरा हमें दिख नहीं पाता है और हमारा जो वुल्वल सरफेस है वो कैसा दिखेगा? फ्लैट अपीयरेंस दिखेगा। ये जो लेबियल एडहेशन है ये पार्शियल होता है या इसमें सिर्फ ऊपर या जो ऊपर और जैसे कि ये लेबिया है, ठीक है, या तो ऊपर वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा या नीचे वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब जो ये लेबियल एडहेशन है ये मोस्ट कॉमन किस में देखा गया? गर्ल्स में। एज क्या है? तो बिटवीन 2 से 6 साल के बीच में देखा गया है 90% लोगों में, और 90% लोगों में 6 साल से कम में देखा गया है। तो इसमें सिम्टम क्या आएगा? वॉइडिंग डिफ़िकल्टी आएगी, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, क्योंकि यूरिनरी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यूरिन डिपलिंग आफ्टर वॉइडिंग, जैसे बाथरूम कर लिए लेकिन उसके बाद भी देखेंगे कि बाथरूम थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो अधेशन हुआ है, परत बना है, उसके अंदर क्या होता है? यूरिन रह जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे गिरता है। रिकरेंट वल्वोवेजिनाइटिस, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द लेबिया, पुलिंग एट द लाइन ऑफ एडहेशन। ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग रेयर केस में देखा जाता है। अब जो इनएक्सपीरियंस एग्जामिनर है वो कंफ्यूज कर जाएंगे लेबियल एडहेशन और इनपरफोरेट हाइवेन या वेजाइनल एजिनेसिस में। वेजाइनल एजिनेसिस में मेनली जो हाइमेनियल फ्रिंज होता है वो टिपिकली नॉर्मल होता है, लेकिन वेजाइनल कैनाल क्या होता है? ब्लाइंड होता है। और वो कहाँ पर होता है? तो हाइमेनल फ्रिंज के पीछे। देखिए यही है हमारा, ये वाला दिखा रहा है, ये एडहेशन होया हुआ है, इसमें कोई भी वेजाइनल इंटोरियस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट के बाद दिख रहा है। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो यूज करेंगे इंट्रानसल मिडाजोलम फॉर मैनुअल सप्रेशन ऑफ लेबियल एडहेशन। मेनली जो ट्रीटमेंट है ना वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप पुबर्टी डेवलपमेंट के समय सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि इसके कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर ये यूरिन रह जा रहा है, तो लेबियल सप्रेशन इंडिकेशन में होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं टॉपिकल एस्ट्रोजन, बीटामेथासोन क्रीम, और अप्लाई करते हैं फ्यूज लेबिया पर 2 वीक तक। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ रिस्क फैक्टर क्या था तो पहले ही बता दिए थे, हाइपोएस्ट्रोजन, प्रोलॉन्ग डायपर यूज, हिस्ट्री ऑफ डायपर डर्मेटाइटिस, रिकरेंट और परसिस्टेंट वल्वोवेजिनाइटिस, एक्सपोजर ऑफ केमिकल रिएजेंट। ट्रीटमेंट में बता दिए, ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है कि ऐसे तो ये अपने आप सॉल्व हो जाता है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम लगाना पड़ता है 2 टाइम्स जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद ये अपने आप सेपरेट हो जाता है 2 से 8 वीक में। अगर नहीं हुआ तो सर्जरी रिकमेंडेड होता है। प्रिकॉशियस पुबर्टी, प्रिकॉशियस पुबर्टी मतलब क्या होता है? पुबर्टी का जो टाइम होता है उससे पहले पुबर्टी आ जाना, चाहे वो बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल प्रिकॉशियस पुबर्टी, जो मेनली हमारे गोनेडोट्रोपिन पे डिपेंडेंट होता है। ये ज़्यादा बॉयज़ में गर्ल्स में देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू बॉयज़। ये ट्रिगर कैसे होता है? बढ़ता है कैसे? जब गोनेडोट्रोपिन का सेक्रेशन क्या हो? मैच्योर हो, पूरी तरह से सही नहीं हो। पेरिफेरल प्रिकॉशियस पुबर्टी, इसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसको हमारे गोनेडोट्रोपिन से कोई मतलब नहीं है, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है। तो इसको मतलब किससे है? तो मेनली एंड्रोजन और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल प्रिकॉशियस पुबर्टी। इसका कारण अगर जाने तो गर्ल्स में इसका कारण आइडियोपैथिक है, मतलब ज़्यादा वेल नोन नहीं है। बॉयज़ में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पता रहता है कि इसका आइडेंटिफाइबल कॉज क्या होता है। जो अर्ली पुबर्टी और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो क्यों होता है? पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एबनॉर्मलिटीज़ के कारण, दूसरा हमारा फैमिली हिस्ट्री हो सकता है इस डिसऑर्डर का, तीसरा सर्टेन लेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, चौथा जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसमें ट्यूमर आ जाना।
जो हमारा पेरिफेरल प्रिकोशस पुबर्टी है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ट्यूमर ओवरी में आ जाना, टेस्टिस में आ जाना, या जो ह्यूमनली ह्यूमन कोरियोनिक सेक्रिएट करता है, गोनाडोट्रोपिन में एबनॉर्मलिटीज आ जाना, एड्रीनल ग्लैंड में डिसऑर्डर आ जाना, और हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रखिएगा, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी पेरिफेरल प्रिकोशस पुबर्टी देखने को मिलता है। तो प्रिकोशस पुबर्टी का ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये हमें गोल जाना होगा ट्रीटमेंट का। तो जो अर्ली में पुबर्टी होता है उसको स्टॉप करना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा ऑनसेट ऑफ पुबर्टी को। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रिकोशस पुबर्टी कि किसको पेरिफेरल है और किसको सेंट्रल है, इस पे डिपेंड करता है। और क्या पे डिपेंड करता है? तो अंडरलाइंग कॉज पे। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं सेंट्रल प्रिकोशस पुबर्टी का, तो मेनली सिंथेसिस लिथोलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन को स्टॉप करता है और जो हमारा पुबर्टी स्टार्टिंग में आई है उसको स्टॉप करता है। ऊपर से दूसरा ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने से। अगर पेरिफेरल प्रिकोशस पुबर्टी के ट्रीटमेंट की बात है तो इसमें जो कॉज है जिसके कारण एस्ट्रोजन या टेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, अब देखते हैं फिजियोलॉजी डिस्चार्ज ऑफ पुबर्टी। अर्ली स्टेज में, पुबर्टी के अर्ली स्टेज में मेनली चिल्ड्रन है, उनमें जो फिजियोलॉजी वेजाइनल डिस्चार्ज डेवलप्ड होता है। ये डिस्चार्ज कैसा होता है? ग्रे वाइट का होता है। ये स्लाइटली अपीयर येलो भी हो सकता है लेकिन पस की तरह नहीं होगा। फिजियोलॉजिक डिस्चार्ज रिप्रेजेंट करता है डिसिक्वेंजाइजेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम, एपिजिटानियल एपिथेलियम का धीरे धीरे निकलना। ये जो फिजियोलॉजिकल ये डिस्चार्ज है ये एग्जामिन होता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। क्या करेंगे? एक शीट रखेंगे वेजाइनल एपिथेलियम सेल में और फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ये थिकनेस ऑफ डिस्चार्ज मेनली अगर थिक ज़्यादा होगा जिसके कारण क्या होगा? वुल्वा में अगर ये हुआ तो ये मेनली देखा जाएगा हमारा अंडर गारमेंट में। और अगर इसके इरिटेशन का और इराइथेमस के कारण हो रहा है इसके साथ साथ तो वल्वोवेजिनाइटिस का सिम्टम हो सकता है। यूजुअली ओनली ट्रीटमेंट नेसेसरी इज रीएश्योरेंस। मतलब कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ये तो फिजियोलॉजिक डिस्चार्ज है तो सिर्फ रीएश्योर कर सकते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस है, टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेकिन जिसमें अगर सिम्टोमेटिक चिल्ड्रन है जिसमें ईचिंग ये सब आ रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे? शीत बात लीजिए। इसमें क्या करेंगे कि ये बेबी को कहेंगे कि लीक वाटर होता है ना उसके अंदर बैठने के लिए। ठीक है, और जो अंडर वियर है उसको चेंज करते रहेंगे। यूरेथ्रल प्रोलैप्स, ये जो यूरेथ्रल प्रोलैप्स है इसमें मेनली प्रोलैप्स देखने को मिलेगा यूरेथ्रल ओपनिंग में। इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये रेयर इवेंट नहीं है। इसमें मेनली इसका जो अगर कॉमन प्रेजेंटेशन बोले तो यूरिनरी सिम्टोमेलॉजी नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये प्री पुबर्टल ब्लीडिंग इसमें देखा जाता है। इसमें जब आप ये अपना अंदर वियर देखिएगा तो उसमें क्या ब्लड स्टेन दिखेगा या आप जब साफ कीजिएगा तब दिखेगा। इसमें मेनली होता क्या है? शार्प इंक्रीज हो जाता है एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब कफिंग ये सब होता है जिसके कारण यूरेथ्रल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। प्रोलैप्स पार्शियल या इनकम्प्लीट हो सकता है। इसका मतलब है कि ये रीज बनता है इराइथेमस टिश्यू में। ये क्रिटिकली डिस्टिंग्विश किया जाता है ग्रेप लाइक मास ऑफ सार्कोमा से। ठीक है, जो ओरिजिनेट होता है वेजाइना के द्वारा। प्रोलैप्स बाद में जाके नेक्रोटिक हो जाता है, ब्लू और ब्लैक का कलर का हो जाता है। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। टॉपिकल एस्ट्रोजन हम मेनली लगाते हैं। सर्जरी अगर लगाते हैं तो उसमें सर्जरी कर सकते हैं एक्सेप्ट जहाँ पर नेक्रोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं लाइकेन स्क्लेरोसिस। इसका दूसरा नाम लाइकेन स्क्लेरोसिस एट्रोफिकस भी है। ये एक स्किन डिस्ट्रोफी है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में और प्री पुबर्टल चिल्ड्रन में। इसमें ये एक अनकॉमन कंडीशन है जिसमें स्किन में डिस्ट्रोफी देखिएगा, मतलब कि इसके स्किन में पैची वाइट स्किन होगा और जो नॉर्मल होता है उससे पतला रहेगा। ठीक है,
ये मेनली जेनाइटल एरिया या एनल एरिया को अफेक्ट करता है। ये ज़्यादातर उन वुमेन में देखने को मिलता है जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, मतलब जिनमें मेनोपॉज हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या होगा, तो जो आपका जेनाइटल एरिया है उसका जो कलर है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। वेजाइनल ओपनिंग नैरो हो सकती है। आउटर और इनर लिप जो होता है वुल्वा का वो अपने में सज सकता है, जो मेनली सर्जरी से फिक्स होगा। तो ये लाइकन स्क्लेरोसिस दिखता कैसा है, ये लंप की तरह हो सकता है, अल्सर की तरह हो सकता है, क्रस्टेड एरिया की तरह हो सकता है। होता है कहाँ पर है, तो जेनाइटल स्किन में। और ये कैसा होता है, तो आइवियोरी, IVORY आइवियोरी कलर का होता है, जो बाद में ज्वाइन करके वाइट पैचेस बनाता है। उसके बाद ये कैसा दिखेगा, तो स्पॉट्स की तरह, वाइट रिंकल स्पॉट की तरह दिखेगा। ठीक है, क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसमें कभी कभी क्या किया जाता है, लेविया को क्लीन किया जाता है शीत वात के थ्रू, ल्यूक वाटर से। ठीक है, और ये अगर इस एरिया को स्क्रब करेंगे सॉफ्ट के साथ तो ये क्या करेगा, डिजीज को बढ़ाएगा। ये क्या है, तो एल्गोरिदम है कि कैसे हम लाइकन स्क्लेरोसिस को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, फाइंडिंग देखेंगे कि लाइकन स्क्लेरोसिस है कि नहीं है। उसके बाद हाई पोटेंसी ऑफ स्टेरॉइड यूज़ करेंगे डेली या दिन में 2 बार। ठीक है, इससे 2 हो सकता है, डिजीज इम्प्रूव होगा या परसिस्टेंट होगा। अगर परसिस्टेंट रहा तो इसको क्या करेंगे, बायोप्सी के लिए भेजेंगे। अगर कंफर्म हो गया तो हम क्या कौन सा दवा देंगे, टॉपिकल कैल्किन्यूरिन देंगे। कौन सा, टॉपिकल कैल्किन्यूरिन इनहिबिटर, जिसमें टैक्रोलीमस और पाइमीक्रोलीमस दे सकते हैं। अगर डिजीज इम्प्रूव हो रहा है तो हम कंसीडर करेंगे टैपर या लोअर पोटेंसी का स्टेरॉइड ऑइंटमेंट यूज करने के लिए। और अगर इसमें भी क्या करेंगे, तो इसमें डिजीज इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि ये 6 से 12 मंथ में दोबारा तो नहीं आ गया है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं पेरिनियल ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन में। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ आप मेनली ब्लीडिंग देखिएगा, तो वुल्वा में, वेजाइना में, यूट्रस में और अदर पार्ट। वुल्वा में क्यों, तो वल्वोवैजिनाइटिस के कारण, मतलब इरिटेशन हो रहा है सेकेंडरी टू वल्वोवैजिनाइटिस। उसके बाद एस्ट्रेडल इंजरी, या कहीं पे गिर गए हैं या ट्रॉमा हो गया है। सेक्सुअल एब्यूज, हेम एंजियोमा, स्ट्रेप्टोकोकल वुल्वाइटिस, ये सब के कारण वुल्वा में ब्लीडिंग हो सकता है। वेजाइना में तो कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, नॉन स्पेसिफिक वेजिनाइटिस सेकेंडरी टू सिगेला या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ट्यूमर के कारण भी, ट्यूमर में कौन सा ट्यूमर, तो सारकोमा बोथ्रायोइडस। ठीक है, यूट्रस में क्यों होगा, तो इसमें मेनली नियोनेटल पीरियड हार्मोनल विद्राव के कारण हो सकता है, प्रिकॉशस पुबर्टी, एक्सीडेंटल इनटेक ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल या ओवेरियन सिस्ट के कारण होगा। अदर में हम हेमेट्यूरिया देखेंगे, यूरेथ्रल प्रोलैप्स देखेंगे और रेक्टल ब्लीडिंग देखेंगे। अब अगर वेजाइनल कैनाल को देख रहे हैं तो उसमें फॉरेन बॉडी है या वेजाइनल ट्यूमर है, इसको अगर रोल आउट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, वेजाइनोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा, तो यूट्राइस का साइज, इंडोमेट्रियल का लाइनिंग और प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अभी ट्रीटमेंट हम करेंगे कॉज ऑफ ब्लीडिंग पे। ब्लीडिंग का कॉज क्या है, जैसे कि इन द केस ऑफ एस्ट्रेडल इंजरी सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। अगर ब्लीडिंग परसिस्ट कर रहा है या वहाँ पर हेमाटोमा हो रहा है, एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे वल्वोवैजिनाइटिस के लिए। और अगर प्रिकोशस पुबर्टी, यूरेथ्रल प्रोलैप्स, सेक्सुअल एब्यूज या ट्यूमर हो रहा है तो जो स्पेशलिस्ट हैं उसके पास रिफ़र करेंगे। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम होता है। तो ये कब होगा, तो मेनली पुबर्टी डेवलपमेंट में। तो इसमें मेनार्की, ऑनसेट ऑफ मेंसेज,
में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मेनली ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर में टैनिंग दिखाएगा। कौन सा टैनिंग? तो स्टेज 3 और 4 में जो होता है। एवरेज एज ऑफ मिनार्की अगर फिलिपिनो गर्ल की बोले तो 12 साल था। ठीक है, इस एज में क्या होता है ना, मेनली और भी फैक्टर चेंजेस करने को देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल का या मेंसेस का, वो 21 दिन से 45 दिन तक होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है? तो मेंसेस में मेनली ब्लड लॉस देखने को मिलेगा 30 to 40 ml। ठीक है, और इसमें मेनली 8 से 10 मॉडरेटली सॉक्ड पैड लग जाते हैं होल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड में। ठीक है, तो नॉर्मल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेंगे यंग फीमेल में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई पूछे मीन साइकिल इंटरवल कितना होगा, तो 32.3 डेज इन द फर्स्ट गायनेकोलॉजिक ईयर। अगर कोई बोलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल कितना है, तो 21 से 45 दिन तक। फ्लो कितना दिन तक होगा, तो 7 दिन तक होगा या 7 दिन से कम तक होगा। अब निकलेगा कितना पैड? 3 से 6 पैड पर डे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कारण क्या होगा, तो इसके कारण को हम पहले देखते हैं। तो कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पहला तो प्रेगनेंसी, दूसरा इंडोक्राइन कॉज, तीसरा एक्वायर्ड कंडीशन, चौथा ट्यूमर्स। ट्यूमर में कौन कौन सा होगा? ओवेरियन ट्यूमर, एड्रिनल ट्यूमर, प्रोलैक्टिनोमाज। इंडोक्राइन कॉजेज में डायबिटीज मेलिटस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कसिंग डिजीज, थायराइड डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, लेट ऑनसेट ऑफ कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। एक्वायर कंडीशन क्या होगा? इसमें स्ट्रेस रिलेटेड हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन के कारण, मेडिकेशन के कारण, एक्सरसाइज के कारण जो एमेनोरिया होता है, और ईटिंग डिसऑर्डर के कारण मेनली ये मेंस में इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री के थ्रू और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे? जो मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन पे, वो डेट ऑफ मिनार्की, मेंस्ट्रुअल पैटर्न, ड्यूरेशन, क्वांटिटी, कलर ऑफ फ्लो, प्रेजेंस ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, डिसमेनोरिया, डेट ऑफ लेटेस्ट एंड प्रीवियस मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये सब सारे बातें पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि आप पैड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कितना होता है, कंडम यूज करते हैं कि नहीं, फॉरेन ऑब्जेक्ट तो अंदर नहीं चला गया है। सेक्सुअल हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपको पहले से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं हुआ है, या आपके जो सेक्स पार्टनर हैं उनमें ऐसा तो एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करेंगे सिम्टम, जैसे कि कोई रिसेंट स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे कि ब्रेकअप या किन्हीं का डेथ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। वेट में चेंजेस तो नहीं हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। ये जो पेशेंट आई हैं ये एथलेटिक की तो नहीं है, स्पोर्ट्स की तो नहीं है, क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद मेडिकेशन तो कोई नहीं लेते हैं, ऐसा ड्रग जो अफेक्ट करता है वो तो नहीं लेते हैं, सिनकॉपी तो नहीं हो रहा है, विजुअल चेंजेज, हेडेक, जीआई सिम्टम, एक्ने, हिरोसिटिज्म, एकैंथोसिस नाइगेरिकन्स, हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल असेसमेंट ज़रूर करेंगे। इसमें हम देखेंगे हाइट, वेट, ब्लड टाइप, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड प्रेशर, एक्सेस एंड्रोजन है कि नहीं है, एकैंथोसिस नाइगेरिकन्स देखेंगे, और साइन ऑफ ब्लीडिंग जैसे कि पेटिसी या ब्रोची देखेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे अगर सेक्सुअली एक्टिव एडोर्सेंस है तो इसमें हम देखेंगे कोई फॉरेन बॉडी तो वेजाइना में नहीं चला गया है। उसके बाद सर्विक्स को प्रोपेट करेंगे बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से, और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से हम ये भी देखेंगे कहीं टेंडरनेस तो नहीं है, इलार्जमेंट ऑफ यूट्रस तो नहीं है, एडिनेक्सल पेन तो नहीं है, मासेज तो नहीं है। अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो रेक्टो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल तो कर लिया, अब इंटरनल के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में मेनली देखेंगे कि
ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है। और भी क्या देखेंगे, तो इनिशियल लेबोरेटरी वर्कअप करेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, और अदर में हम देखेंगे कोई कोगुलेशन तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, लेट्रोसाइट काउंट देखेंगे, ESR देखेंगे, अगर पेल्विक इन्फेक्शन मिला तो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करेंगे निसेरिया गोनेरिया के लिए, और क्लैमीडिया ट्राइकोमैटिस के लिए क्या करेंगे, तो THS, फ्री T4, FSH, प्रोलैक्टिन, सीरम एंड्रोजन, अगर मिला क्या, हिर्सुटिज्म या एक्नी। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी इंडिकेटेड होता है अगर पेल्विक मास फेल हो रहा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में। ट्रीटमेंट में हम जैसा असेसमेंट करते हैं उसके अनुसार मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, उसको दोबारा आने से रोकना, उसके बाद उसके कारण कोई अंदर ऑर्गेनिक डिजीज हो रहा है तो उसको सही करना, साइको सोशल पैथोलॉजी को डायग्नोसिस करना, प्रिवेंशन करना, और अगर कोई एक्ने, हिर्सुटिज्म या ओबेसिटी है तो उससे प्रिवेंट करना। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। ठीक है। अब जो पुबर्टी होता है ना, वो मेनली फीमेल या मेल कोई भी रहे, उसमें मेनली बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें मैच्योरेशन आता है। तो अभी तो फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तब फीमेल में पुबर्टी में क्या होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैच्योरेशन होगा। ये एक यूजुअल सीक्वेंस है फिजियोलॉजिकल इवेंट का, क्या, प्यूबर्टी, जिसमें सोमैटिक चेंजेस चालू हो जाते हैं। ऑनसेट ऑफ थैलार्की टिपिकली प्रोसीड एट द नार्की इन द वाइट गर्ल। थिनार्की ऑनसेट ऑफ थैलार्की मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेनली प्रोसीड करता है एट द नार्की, मतलब कि सेक्सुअल मैच्योरेशन, अर्ली स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। किन में, तो वाइट गर्ल में। यही उल्टा होता है, अफ्रीकन गर्ल में पहले एडिनार्की आता है, उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट आता है, मतलब पहले सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, उसके बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। PROS के अनुसार न्यू गाइडलाइंस में क्या आया है प्रिकॉशनरी डेवलपमेंट का, तो वो डिफाइन करते हैं थैलार्की और एडिनार्की के अनुसार। ठीक है। अब ये जो प्री पुबर्टल ब्लीडिंग है उसमें मेनली इतना कारण है जिसके कारण ये ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फॉरेन ऑब्जेक्ट, जेनाइटल ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज, लाइकेन स्क्लेरोसिस, इन्फेक्शियस वेजिनोसिस जो मेनली एसिगेला के कारण देखने को मिलता है, यूरेथ्रल प्रोलैप्स, ब्रेकडाउन ऑफ लेबियल एडहेशन, फ्राइबल जेनाइटल वार्थ ऑफ या वुल्वल लेशन, वेजाइनल ट्यूमर, रेयर प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्यूने अल्वर्स सिंड्रोम, आइसोलेटेड मिनार्की, डर्मेटोलॉजिक कंडीशन विद सेकेंडरी एक्सकोरिएशन, नॉन जेनाइटल ब्लीडिंग, ये सब मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखा जाता है। अब वेजाइनल ब्लीडिंग आते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होता है, तो वो ऐसा चिल्ड्रन जिसमें मेनली प्री पुबर्टी ब्लीडिंग देखा जाता है बिना ब्रेस्ट बर्थिंग का, उसमें कहा जाता है कि ये इंडोक्राइनोलॉजिकल कॉज नहीं हो सकता। तो इसमें किस में देखा जाता है, तो एक तो रेयर प्रेजेंटेशन है मैक्यूने अल्वर्स सिंड्रोम, जिसमें पॉलीओस्टियोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, या अनकॉमन प्रेजेंटेशन है आइसोलेटेड प्रीमैच्योर मिनार्की का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो इतने सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी बताए थे। प्री पुबर्टल ब्लीडिंग, इसमें एक्सीडेंटल एस्ट्रोजन एक्सपोजर के कारण भी ये हो सकता है। तब ये कहाँ से आएगा, जैसे माँ ने क्या लिया है, बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए हैं, बहुत दिन तक क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन टॉपिकल थेरेपी चल रहा है, तो ये भी हो सकता है मेनली। ठीक है। फॉरेन बॉडी क्या है, मेनली मेजॉरिटी ऑफ जो फॉरेन बॉडी होता है वो पाया जाता है 3 से 9 साल की लड़कियों में। मोस्ट कॉमन क्या है, तो स्मॉल पैड या टॉयलेट पेपर, ये सब मेनली होता है। अदर फॉरेन पार्टिकल में कौन कौन सा हो सकता है, तो हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि हेयर पिन, टॉयज, ये टिप ऑफ प्लास्टिक मार्कर, क्रेयॉन, सैंड, ग्रेवल्स। तो इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है, तो पुरुलेंट, फॉर, ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल इरिटेशन भी हो सकता है। और इसको मेनली ट्यूमर से कैसे हम
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वेजाइनोस्कोपी के अनुसार से। ठीक है, ये जो प्रेजेंस ऑफ अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग होता है ना, उसमें वेजाइनोस्कोपी किया जाता है, स्पेशली जो बच्चे 6 साल से कम हैं और जिनमें कोई भी इंडोक्राइनोपैथी सिम्टम नहीं दिख रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट बडिंग, स्टेरोजनाइजेशन ऑफ हाइमेन, ये सब नहीं दिख रहा है उनमें। सिगेला वेजिटेनाइटिस क्या होता है? वेजाइना में इन्फ्लामेशन ड्यू टू सिगेला। ठीक है, इसमें मेनली क्या देखा जाता है कि कोई भी जीआई सिम्टम नहीं हो रहा है। कल्चर ऑफ सिगेला मेनली स्ट्रांगली कंसीडर होता है, माने हम कैसे क्या करते हैं प्री पुबर्टल ब्रीदिंग में सिगेला में कल्चर करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो हुआ है सिगेला वेजिनाइटिस के कारण हुआ है। वेजाइनल ट्यूमर एंड मैक्यूने अल्वर सिंड्रोम। देखिए, मैक्यूने अल्वर सिंड्रोम के पहले मैक्यूने में ही इसका क्या है पूरा डिफिनीशन है। सबसे पहले एम से क्या होता है? मिनार्की कम्स अर्ली। इसमें मिनार्की पहले आता है, मतलब कि प्रिकोशस पुबर्टी देखने को मिलता है। सी से कैफे और लैत LAIT लैत स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्यूने से हो गया। MC से क्या हो जाएगा कि मिनार्की कम्स फर्स्ट। सी से क्या हो जाएगा? सी और यू से क्यून से कैफे और लैत स्पॉट, जो मेनली मिल्की वाइट स्पॉट स्किन पे दिखता है। उसके बाद NE से क्या होता है? तो इंक्रीज इस्ट्रोजन, इसमें इस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं? एरोटोमेज इनहिबिटर। ठीक है, और इसका क्या काम है? इसमें हमारा जो बोन है उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बोन का ग्रोथ क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब आई से क्या है? तो इंडिपेंडेंट होता है ये मिलली किससे? गोनेडोट्रोपिन से। तो आई जिससे क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इतना इसके सिम्टम से ही मेनली पता चल जाता है। ठीक है, अब ये डिजीज मेनली पाया जाता है गर्ल्स में। इसमें इसका त्रायाद प्रेजेंट होता है। क्या? त्रायाद में क्या होगा? प्रिकोशियस पुबर्टी, सिस्टिक चेंजेज इज बॉर्न और कैफेओलैथ पैसेज। तो याद रखिएगा ये, इसमें जो प्रिकोशियस पुबर्टी होता है ना, उसमें अपने आप एस्ट्रोजन का ओवरी के द्वारा प्रोडक्शन होने लगता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिथोलाइजिंग हार्मोन लो होने लगता है। ठीक है, और क्या है ये एक रेयर सोमैटिक म्यूटेशन है जो मेनली एम्ब्रायोजेनेसिस के समय देखा जाता है न्यूरल क्रिस सेल में। ये इनहेरिटेड नहीं है क्योंकि ये जर्म लाइन में नहीं होता है। इसमें जी प्रोटीन रिसेप्टर अफेक्ट होता है। उसमें भी कौन सा जीन? तो GNAS1 जीन। इसमें जो पेशेंट हैं उनमें क्लासिकल ट्रायाड जैसे कि कैफे और लैथ स्पॉट, एबनॉर्मल बोन लेसन और प्रिकोशियस पुबर्टी देखने को मिलता है। 7वां पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन करेंगे चाइल्ड में प्री पुबर्टी ब्लीडिंग, जिसमें इंक्लूड क्या होगा? तो एग्जामिनेशन करेंगे स्किन का, जिसमें कैफे और लैथ स्पॉट मिलेंगे। हिस्टोलॉजिकल इंटेक देखेंगे कि कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है। उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं हो रहा है, बडिंग। 8वां में क्या है? मोस्ट पुबर्टी प्रेजेंट होता है प्री पुबर्टल ब्लीडिंग के साथ एलॉन्ग विथ थिलार्की। थिलार्की कहने का क्या मतलब है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ होता है। अगला क्या है? सार्कोमा बोथरॉइड्स एंड इंडोडर्मस साइनस ट्यूमर ऑफ वेजाइना। ये सार्कोमा बोथरॉइड्स, इसका दूसरा नाम बोथरॉइड रब्डोमायोसार्कोमा भी है। क्या? रब्डोमायोसार्कोमा। ये मेनली एम्ब्रायोनल रब्डोसार्कोमा भी कहलाता है। अब ये एम्ब्रायोनोमल रब्डोसार्कोमा क्या होता है? रब्डोमायोसार्कोमा, इसका मतलब एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो मेनली स्केलेटल मसल में होता है और ये स्केलेटल मसल के सेल मॉर्फोलॉजी को डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सार्कोमा बोथरॉइड्स में। तो ये क्या है? ये एक एम्ब्रायोनोमल रब्डोसार्कोमा है जो मेनली पेडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में जन्म से लेके 15 साल के बीच में देखा जाता है। इसका पैथोलॉजी क्या है? तो ये एक नॉन स्पेसिफिक इनफिल्ट्रेटिव अपीयरेंस है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? तब ग्रेप लाइक लेसन, जिसको हम कहते हैं
पोलीपॉइड लेसन मेनली देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें मेनली इंट्राट्यूबुलर अपीयरेंस इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा, वेजाइना में, यूरिनरी ब्लेडर, सर्विक्स, नसोफेरिंक्स, बिलियरी ट्रैक्ट। ठीक है, जब एमआरआई करेंगे तो एमआरआई में मेनली ग्रेप लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये एज रिलेटेड है, तो बर्थ से लेके मेनली 15 साल से कम में होता है। सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है, तो एज 6 में। इसमें एपिथेलियम नहीं, इंडोथेलियल साइनस ट्यूमर इन्वॉल्व होता है। ये ट्यूमर मेनली क्या का कारण होता है, तो रेयरली ही प्री पुबर्टल ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलता है। ये दोनों क्या है, एग्रेसिव मेलिग्नेंसी है, और इसका जो डायग्नोसिस है वो क्रिटिकल होगा। अगला है वेजाइनोस्कोपी फॉर प्री पुबर्टल ब्लीडिंग। मोस्टली ये इसका जो क्लियर कॉज है वो पता नहीं है। स्मॉल फॉरेन बॉडी में लिए बाहर आता है वेजाइना के थ्रू, तो भी हम करते हैं वेजाइनोस्कोपी। एक्सीडेंटल जेनाइटल ट्रॉमा, जैसे कि कोई ऐसे खेलते खेलते किसी लकड़ी पे बैठ गया या गई, जैसे कि खेल रही है, एकाएक वो गिर गई और उसका बीच वाला जेनाइटल पार्ट अफेक्ट हो गया, तो इसी को हम ट्रॉमा कहते हैं। तो ये यूजुअल कॉज होता है एक्सीडेंट के कारण, मेनली चाइल्ड लोग गिरता है तब। 75% जो एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है ना, उसमें वुल्वा और वेजाइना जो इन्वॉल्व होता है वो किस कारण होता है, स्ट्रेडल इंजरी के कारण होता है। अब ये स्ट्रेडल इंजरी क्या है, स्ट्रेडल इंजरी में जैसे कि आपका दोनों पैर फैल गया और जो मेन बीच वाला पार्ट है ना वो वाला इफेक्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेडल इंजरी, और इसी के कारण मेनली वुल्वा वेजाइना 75% अफेक्ट होता है। या सेक्सुअली एब्यूज, ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा इसका। वुल्वल ट्रॉमा, लेसरेशन एंड स्ट्रेडल इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो हमारा स्ट्रेडल इंजरी। स्ट्रेडल इंजरी जो है जनरली रिजल्ट करता है यूनिलेटरल सुपरफिशियल इंजरी, बाहर वाला पार्ट ही होता है, उसमें हाइमन मेनली इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हाइमन ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ तो एग्जामिनर मस्ट कन्फर्म, एग्जामिनर को कन्फर्म करता है कि ऑब्जेक्ट अंदर गया है कि नहीं गया है। अगर हाइमन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ बाहर वाले को ही अफेक्ट किया या बाहर को ही चोट लगा है, लेकिन अगर हमारा हाइमन में क्या हुआ, परफोरेशन हुआ, तो क्या होगा, इसका मतलब कि 10% चांस हो सकता है, मैंने मन में लग सकता है कि ऑब्जेक्ट कहीं अंदर तो नहीं गया, इसलिए तो हमारा हाइमन में लेसरेशन तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वेजाइनोस्कोपी करते हैं या लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कारण मेनली डेंजरस हेमाटोमा होने का खतरा है। अगर परफोरेशन हुआ कॉल-द-सैक में और एब्डोमिनल कैविटी में परफोरेशन होने का खतरा। कोई बच्चा है जिसमें ट्रॉमा हुआ है, जेनाइटल ब्लीडिंग हो रहा है, तो पहले तो एग्जामिनर को जो साइट है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कितना ब्लीडिंग हो रहा है, उसके बाद देखना चाहिए कि लेसरेशन कैसा है, क्या इसमें सिर्फ यूरेथ्रा या लेविया इन्वॉल्व है या अंदर तक चला गया है, या इसमें पोस्टीरियर फोर्सेटे भी इन्वॉल्व है। जो चिल्ड्रन को वुल्वल ट्रॉमा होया हुआ है उसमें मेनली बूस्टर इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस टॉक्साइड का। अगर लास्ट इम्यूनाइजेशन मोर देन 5 ईयर्स नहीं हुआ, मतलब कि ट्रॉमा से पहले अगर 5 साल पहले तक अगर कोई टेटनस का इंजेक्शन नहीं पड़ा है तो हम क्या देंगे, टेक्सन टॉक्साइड का इंजेक्शन देंगे। सुपरफिशियल लेसरेशन भी देखा जाता है, अगर सुपरफिशियल लेसरेशन हुआ है तो उसको हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीडाइज सेलुलोज के से, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और थोड़ा सा डीपर लेसरेशन हुआ है, लेसरेशन और इंसीजन में क्या डिफरेंस है, इंसीजन जैसे हम ब्लेड सबसे काटते हैं ना तो शार्प कटता है, और लेसरेशन जैसे तैसे कतना। ठीक है, वो कैसे रिपेयर होता है, तो वो होता है स्मॉल स्टीरैप के द्वारा। अगर डीपर लेसरेशन है तो फिर हमें सूचरिंग करना पड़ता है, ठीक है, स्टिचिंग करना पड़ता है ताकि हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें। इसमें जनरल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं, और जब जनरल एनेस्थेसिया दे रहे हैं उस समय जो हमारा लेसरेशन है वो कैसा होना चाहिए, इरिटेटेड और डिब्रिल, मतलब कि वहाँ पर
बहुत ज़्यादा डैमेज हो तभी हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, वेसल को लीगेट करेंगे और इंजरी को रिपेयर करेंगे। इसमें मेनली लेप्रोस्कोपी ज़रूरी है या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी भी हमें करना पड़ता है अगर पेशेंट को लेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा या इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी हुई है। तो अब देख वुल्वल हेमाटोमा, इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है ब्लड कहाँ पर, तो जो ट्रैप हो चुका है वुल्वल टिश्यू में। इसमें मेनली आपको पेन फील होगा। तो साइन क्या क्या है हेमाटोमा का, तो पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और वहाँ पर ऐसे ब्रूसिंग दिखाई देगा। ब्रूसिंग जब चोट लग जाता है ना तो उसके कारण जो होता है, ठीक है। जब वुल्वा स्ट्राइक करेगा कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से तब हेमाटोमा होता है। हेमाटोमा मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर में होगा। इसमें लैक ऑफ मैच्योर रिप्रोडक्टिव फीमेल फैट पैड, मतलब वहाँ पर क्या होगा, फैट पैड कम दिखेगा, वहाँ पर कलर चेंज हो जाएंगे। साइज ऑफ वुल्वल और वेजाइनल हेमाटोमा मेनली अलग अलग होते हैं। इनिशियली ब्लीडिंग होगा कहाँ पर, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में। उसका जब प्रेशर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा वेनस प्रेशर से। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इसमें मेनली अवॉइडेड होता है, ये रेयर में ही किया जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं, तो पहले तो हम 1 से 2 मिनट तक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये वेनस लेसरेशन है या आर्टेरियल लेसरेशन है। आर्टेरियल लेसरेशन मेनली रेयर केस में ही देखा जाता है। उसके बाद हेमाटोमा का हम विजुअलाइजेशन और पल्पेशन करने के बाद हम ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। सबसे पहले नॉन एक्सपेंडिंग वुल्वल हेमाटोमा को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे, सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन से। उसके बाद आई स्पेक से उसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। अगर पेन हो रहा है तो पेन मेडिकेशन देते हैं। सेक्सुअल एब्यूज इन ए प्री प्यूबर्टल चाइल्ड। प्री प्यूबर्टल चाइल्ड कहने का मतलब है कि अभी लड़की पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है और उसके साथ सेक्सुअली एब्यूज हुआ है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्ची अभी तक डेवलप नहीं, उसके ऑर्गन डैमेज होने का खतरा रहता है। तो स्कोप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, मेनली अप्रॉक्स 20% गर्ल इन्वॉल्व होती है इस टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी में ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जिसके कारण उसका जो ट्रस्ट होता है फैमिली के लिए वो ख़त्म हो जाता है। मेल के प्रति उसमें घृणा या गुस्सा ये सब आ जाता है। मेनली 21% टाइम फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, अदर मेल रिलेटिव्स 19%, मेनली 4 से 8% मदर भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये गेन एक्सेस कब करते हैं, जो एब्यूजर है वो बच्चे का जो ट्रस्ट है वो गेन कैसे करते हैं, तो बेबी सीटिंग के दौरान। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एब्यूज। मेनली 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद जाएं और ये इसके अगेंस्ट में बात करें। उसमें पहला क्या हो सकता है, चाइल्ड या फैमिली क्या कहे, चीफ कंप्लेन करे कि क्या हुआ है, इसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, ठीक है। अदर सिचुएशन क्या हो सकता है कि चाइल्ड के में अनदर कंप्लेन आए, जैसे कि पस का डिस्चार्ज हो रहा है और वो सही नहीं हो रहा है, हिस्ट्री में कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, लेकिन बाद में पता चल जाए। टेलीफोन कॉल रिगार्डिंग पोटेंशियल सेक्सुअल एब्यूज आर द चैलेंज फॉर प्रैक्टिशनर। अब टेलीफोन कॉल करके बताएं, ये तो अभी चैलेंज होया हुआ है क्योंकि अर्जेंटली इवालुएशन नेसेसरी है अगर कोई चाइल्ड को एब्यूज हुआ है विदिन 72 आवर्स में। फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार अगर जो बच्चे को सेक्सुअली एब्यूज हुआ है उनको 72 आवर्स के अंदर उनका चेकअप हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो उनको डेंजर से बचाया जा सकता है। एक तो लेसरेशन का खतरा है क्योंकि सेक्सुअली पार्ट पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है। दूसरा, वो सेल्फ हार्म ना कर लें क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता और वो पेन को गेन नहीं कर सकते। इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इवालुएशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है सेक्सुअली एब्यूज चाइल्ड का, उसमें जनरल एग्जामिनेशन इंक्लूड होता है। अटेंशन होता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें क्या है, स्किन में बुसरेसिंग तो नहीं है, हाइमेन में लेसरेशन, ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। फिजिकल एविडेंस में लेस देन 5% मेनली देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में
जब सेक्सुअली अब्यूज हुआ है तो 72 आवर्स के अंदर ही अगर उसका ये हो जाए एडमिट, तो उसमें केयरफुल करेक्शन कर सकते हैं फॉरेंसिक एविडेंस के लिए। उसके बाद कलेक्शन होना चाहिए ऑल द क्लॉथिंग और अंडर गारमेंट, और ये बहुत ही क्रिटिकल काम है। 2/3 ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस ऑब्टेन कहाँ से मिलता है, तो लाइनिंग एंड क्लॉथिंग से, क्योंकि जो मोटाइल स्पर्म है वो प्रेजेंट होता है ये प्री पुबर्टल वेजाइना पे अप्रॉक्स 8 आवर्स के लिए, और नॉन मोटाइल जो स्पर्म है वो अप्रॉक्स 24 आवर्स के लिए। बिकॉज जो प्री पुबर्टल चिल्ड्रेन है ना, उनमें सर्वाइकल म्यूकस नहीं होता है, स्पर्म ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा देखा जाता है फीमेल पेनाल ये रिप्रोडक्टिव फीमेल में। कहने का मतलब है कि अगर ये प्री पुबर्टल में अगर सेक्सुअली अब्यूज हुआ है तो 72 घंटा के अंदर ही कर लीजिए, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस के लिए उनका स्पर्म लेना ज़रूरी है, तभी तो हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो मोटाइल स्पर्म होता है जो 8 आवर्स में ख़त्म हो जाता है, और एक होता है नॉन मोटाइल जो 24 आवर्स तक चलता है। ठीक है। रेप किट भी इसमें देखा जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। जो प्रोस्टाग्लैंड है उसका प्रोटीन लेने के लिए रेप किट भी देखा जाता है। अगर किसी को गोनेरिया क्लैमिडिया दोनों है जिसके कारण वेगिनाइटिस हुआ है, नॉन सर्विटाइटिस, तो प्री पुबर्टल चिल्ड्रन में मेनली वेजाइनल कल्चर भी किया जाता है। ये रेयर है चाइल्ड के लिए, क्योंकि गोनेरिया और क्लैमिडिया विदाउट ए वेजाइनल डिस्चार्ज होना बहुत ही हार्ड है, लेकिन जिसमें सेक्सुअली अब्यूज है उसमें करना पड़ता है। अगर चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज है तो STI में नॉट बी फाउंड ऑन टेस्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द अब्यूज। मेनली वेजाइनल डिस्चार्ज से ही ना ये सब का कल्चर पता चलता है, डायग्नोसिस। लेकिन अगर वो बच्ची है तो उसमें डिस्चार्ज तो होगा नहीं, इसलिए जल्दी पता नहीं चलेगा STI इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है वही प्रोमोट करता है टेस्टिंग को, और रेड फ्लैग भी पॉसिबल होता है अब्यूज रेदर देन आइसोलेटेड एक्सीडेंट। इंसिडेंट को छोड़ देने से अच्छा है कि हम उस पर आगे बढ़ें। हाइमेन इन द इवैल्यूएशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। हाइमेन का क्या होता है, तो मेनली ट्रांसवर्स डायमीटर होता है हाइमेन का, वो मार्कर होता है एब्यूज का। कौन सा मार्कर होता है एब्यूज का, याद रख लीजिए, ट्रांसवर्स डायमीटर। अब ये क्लियर हो गया है कि चिल्ड्रन का वायलेशन स्टेट ऑफ हाइमेन ये एक मार्कर नहीं होता, रिलायबल मार्कर नहीं होता है एब्यूज का, क्योंकि ये जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है या क्लेफ्ट होता है ना, जो 3 और 9 डायरेक्शन में होता है, वो कोजेनाइटल नहीं होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एब्यूज में हो, कभी कभी चाइल्ड खुद भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। तो इसलिए अब ये जो लेसरेशन है ना वो या स्टेट ऑफ हाइमेन, ये सेक्सुअली अब्यूज का मेन कारण नहीं है, अब हॉलमार्क नहीं है। ये हाइमेन बम्प है एलॉन्ग विथ इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर ये जो है ये 3 ईयर ओल्ड जेनाइटल वार्थ देखने को मिल रहा है। जेनाइटल वार्थ ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस कॉजेटिव एजेंट होता है जेनाइटल वार्थ का। इसका ट्रांसमिशन मेनली ये डिलीवरी के टाइम में होता है, सेक्सुअल या नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। ये जो वार्थ है अगर 3 साल से पहले हो गया, इसका मतलब कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन हो गया है। अगर 3 साल या उससे ओल्डर में हुआ तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी माना जाता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन है। ये जो ट्रांसमिशन है ना 3 साल के पहले तक तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन जब 4 साल का होता है बच्चा तो वो तब तक कपड़े उपड़े पहनने लगता है, तो ये बात को डायग्नोसिस करने में डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि वो देख नहीं पाता जब तक सिम्टम शो ना करे। मेनली हाफ ऑफ द लेसन रिग्रेस हो जाता है 5 साल के बाद। इसका जो ये एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है वो रीजनेबल है, बट ये पेरेंट्स से प्रीफर किया जाता है ट्रीटमेंट चिल्ड्रन में बहुत डिफ़िकल्ट है। कॉजेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो मेनली पेनफुल होता है, अगर हम लोकल एनेस्थेसिया दें तब भी। टॉपिकल इमिक क्या दिया जाता है बाद में, टॉपिकल इमिक्यूमोड क्रीम लगाया जाता है, जो मेनली बच्चे 12 साल या उससे ऊपर के होते हैं, ताकि जो कॉज है वुल्वर इरिटेशन उनसे
बचाया जा सके। अगर चिल्ड्रन एक्सीडेंटली कैरी कर रहे हैं, गलती से ये जो इमिक्यूमोड है, क्रीम है, कॉर्निया में चला गया तो आई का डैमेज हो सकता है। लेजर और अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट भी ऑप्शन होता है, बट ये परफॉर्म किया जाता है एनेस्थेसिया के अंदर, क्योंकि इसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी देख सकते हैं। अब क्या है, द ओवरी एंड एडिनेक्सा इन पेडियाट्रिक्स एंड एडोलसेंस गायनोकोलॉजी। इसमें मेनली हम सिस्ट, ट्यूमर और उसके टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओवेरियन मास। जो ओवेरियन मास होता है ना, इस एज ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो होता है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। तो पहले हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट, ओवरी में जो प्रेजेंट होता है ना फॉलिकल्स, उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, इसी को हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। मेनली ये फंक्शनल एग में देखा जाता है, इसलिए फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हार्मलेस होता है, 3 महीने में ये अपने आप सही हो जाता है, लेकिन इसका जो साइज है 3 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगर 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो ये मेलिग्नेंसी कॉज कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट, मोस्ट सिस्ट आर बेनाइन, कैंसरस नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा सिस्ट होता है, फंक्शनल सिस्ट में फॉलिकल सिस्ट, कॉपर ल्यूटियल सिस्ट, थेका ल्यूटिया या ग्रेनुलोसा सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इनमें जो सबसे ज़्यादा होता है कॉमन वो है फॉलिकुलर सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट भी देखने को मिलेगा। डर्मोइड सिस्ट प्रेजेंट होता है बर्थ के समय, लेकिन ये ग्रो करता है कब, तो वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में। ये इस सिस्ट जो है एक ओवरी में भी पाया जा सकता है और दोनों ओवरी में भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब एक होता है इंडोमेट्रियोमाज। इंडोमेट्रियोमाज एक ओवेरियन सिस्ट है जो मेनली इंडोमेट्रियोसिस में देखा जाता है। इसमें मेनली जो इसका कलर हो जाएगा, इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या डार्क रेडिश ब्राउन ब्लड प्रेजेंट होता है। अब आते हैं इसके मेलिग्नेंसी के बारे में जानते हैं। ये जो ओवेरियन मासेज है इसी एज में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है, और अगर ये ट्यूमर में बदल गया तो ये बेनाइन होगा, ये मेलिग्नेंट नहीं होगा। और बेनाइन तेराटोमा में कौन सा होगा, डर्मोइड। अगर ये मेलिग्नेंसी कॉज किया तो ये कॉज मेनली करेगा जर्म सेल ऑरिजिन का, लेकिन कभी कभी सेक्स कोड स्ट्रोमल के कारण भी ये हो सकता है। इसके कारण हुआ तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर उसको कहेंगे। फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल सिस्ट जो होता है ओवरी में, वो मेनली डिपेंड करता है या एराइज होता है गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स से। ठीक है, जो मेनली रिप्रोडक्टिव एज में कम हो जाता है, क्योंकि ये लो हो जाता है रिप्रोडक्टिव एज में। अगर मैनेजमेंट करना है तो इसका डिपेंड करता है एज पे और अपीयरेंस ऑफ सिस्ट पे, जो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा। सिस्ट फॉलिकुलर डेवलपमेंट बिना कोई सिग्निफिकेंट सॉलिड कंपोनेंट का होता है। इसका जो साइज होता है हमेशा 7 से 10 सेंटीमीटर से कम होता है। नियोनेट्स और चिल्ड्रन में और भी साइन दिखेंगे, जैसे कि टॉर्सन हो जाना, ओवरी का में एंथन आ जाना, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की बातें हैं, तुरंत उनका इलाज करवाने की ज़रूरत है। जो नियोनेट सिस्ट है ना, वो आइडेंटिफाई होता है एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। कभी कभी कॉर्पस लूटियम सिस्ट भी फॉर्म हो जाता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है फॉलिकुलर सिस्ट से। कॉर्पस लूटियम सिस्ट क्या है, देखिए जब एग डेवलप्ड हो जाता है और वो फर्टिलाइज्ड होकर बाहर निकलने लगता है तो अपने पीछे ये कुछ मेम्ब्रेन छोड़ देता है, उसी को हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं, जो बाद में अपने आप रिग्रेस हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश वो रिग्रेस ना हुआ, उसमें पानी भर गया, तो उसी को हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम सिस्ट। ठीक है, मेनली डॉक्टर तो कहेंगे कि देखिए कुछ दिन तक, लेकिन अगर मेलिग्नेंसी के साइन दिख गए तब वो इमरजेंसी केस में आ जाता है। ठीक है, और ये रेयर देखा जाता है इंटरसेक्स में, जैसे कि मिक्स
गोनैडल डिसजेनेसिस, इनमें जो है वो सस्पेक्शन ऑफ मेलिग्नेंसी हाई होता है। लेकिन अगर ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो रहा है तो वो पेडियाट्रिक ओवेरियन सिस्ट होता है और ये रेयर केस में देखा जाता है। प्री नेटल ओवेरियन सिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स अल्ट्रासाउंड मेनली किया जाता है फीमेल फीटस का, जिससे पता चलता है कि सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। मेनली 80% फीटस में ये देखा जाता है। एंटीनेटल एस्पिरेशन किया जाता है तो इसमें 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का पाया जाएगा। अगर यहाँ तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो एंटीनेटल टॉर्सन होने का खतरा है। डिसएडवांटेज क्या है? एंटीनेटल सर्जरी का रिस्क। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट में अगर छोटा सिस्ट रहा तो हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं, और अगर बड़ा रहा तो लेप्रोटोमी करना पड़ेगा। अगर मेलिग्नेंसी हुआ तो हमें फिर सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्ट है ना जो मेनली एब्डोमेन में रिपीटिव अल्ट्रासाउंड के कारण पता चल जाता है। टॉर्सन का रिस्क कब बढ़ता है? जब इस सिस्ट का साइज बढ़ता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, सिंपल सिस्टिक ओवेरियन मासेज होता है ना जो न्यूबॉर्न और नियोनेट्स में होता है, ये कॉमन होता है और ये अपने आप सही हो जाता है। अगर इसमें अगर सिम्टम देखने को मिले, ऐसे नहीं, ये नियोनेट्स का नहीं बात कर रहे हैं, ऐसे ओवेरियन सिस्ट का अगर कोई सिम्टम बोले तो पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सब मेनली देखने को मिलेगा। तो हमें ये जो अगर ओवेरियन टॉर्सन बर्निंग हो गया तो हम उसमें देखेंगे कि एक्यूट वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है। तो ऐसे तो सिस्ट रिजॉल्व हो जाता है अपने आप, लेकिन अगर हुआ है कि नहीं हुआ है इसको कंफर्म करने के लिए हम फिर से अल्ट्रासोनोग्राफी रिपीट करेंगे एवरी 4 से 6 वीक पे। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट सभी रिजॉल्व हो गया तो वो टॉर्सन में नहीं जाएगा। मेलिग्नेंसी कंसीडर नहीं किया जाता है न्यूबॉर्न में जब तक कि थेरेपी तब तक डिसाइड नहीं किया जाता है तब तक कि मेलिग्नेंसी नहीं कंसीडर होता है। एस्पिरेशन भी एक ऑप्शन होता है लार्ज सिस्ट के लिए। अब आते हैं ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट तो पढ़ लिए, ये क्या है, ये एक फ्यूली फिल सैक है जो ओवरी के अंदर रहता है। इसमें कोई सिम्टम नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, ब्लोटिंग, मतलब कि पेट में क्या होंगे, गैस बनेंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा। मेजॉरिटी ऑफ सिस्ट हार्मलेस होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसमें ट्विस्टिंग, ब्रेक, रप्चर दिखा तो सीवियर पेन इसके कारण होता है। इसके साथ साथ वोमिटिंग और फीलिंग फेंट, मतलब चक्कर भी आते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किया जाता है। अगर सिस्ट 10 सेंटीमीटर से लार्ज है तो क्या ऐसा माना जाता है कि मेलिग्नेंसी के कारण हो सकते हैं, जो मेनली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है। जो मोस्ट कॉमन होते हैं सिस्ट वो है फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल सिस्ट। कंप्लेन क्या होंगे, तो वही पेन होगा, वोमिटिंग होगा, फेंटिंग होगा। पेन जो होता है ओवेरियन सिस्ट में वो जनरली 3 सोर्सेस से आता है। पहला तो एक्सपेंशन होने के कारण ओवेरियन कॉर्टेक्स का, जो टिपिकली देखा जाता है ग्रोथ फेज फॉलिकल्स में, जो रहता है 22 आवर्स तक। पेरिटोनियल ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग के कारण देखने को मिलता है। ओवेरियन टॉर्सन के कारण मेनली देखने को मिलेगा। रिकरेंट ऑफ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट के कारण होगा, जो मेनली प्रिवेंट होता है। कैसे, तो वो जो एनाबुलेटरी एजेंट खाते हैं ना, जैसे कि कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वो सबसे ये सब अपने आप रिजॉल्व हो जाता है।